हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वत्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EGSS। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है 10वीं क्लास का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और उसमें से आज का हमारा जो स्पेशल टॉपिक रहेगा वो रहेगा इटली का एकीकरण। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको समझाया था वो था जर्मनी का एकीकरण। लगभग सेम प्रोसेस है, लेकिन ये थोड़ी सी जटिल है प्रक्रिया इटली का एकीकरण, और उतना ही इंटरेस्टिंग है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। कई बार हम क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं, आगे पीछे करके देखते हैं, तो उसमें जो कई बार मेन पॉइंट होता है वही रह जाता है। तो अगर आप वास्तव में इटली एकीकरण को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और मेरा वादा है आपसे कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो इटली के एकीकरण को आप फिर भूलने वाले नहीं हैं। इसके अलावा जो मेरी पिछली वीडियो हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिए हैं, वहाँ जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इटली एकीकरण, उसको समझने का प्रयास करते हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने कहा प्रक्रिया जटिल है, और हो सकता है एक दो जगह मैं हरियाणवी भाषा का भी यूज करूं समझाने के लिए। भाषा मैटर नहीं करती, समझना मैटर करता है। तो चलिए आज फिर कुछ नया अर्जित करते हैं। देखिए, ये मैंने आपके सामने एक रफली मैप बनाया। रफली है ये, जो मैंने देश जो सिस्टम बनाया है ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए मैंने बनाया, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी भी नहीं है। तो चलिए एक बार मैं जो मैंने बताए हैं इनको एक बार थोड़ा सा एक बार आपके दिमाग में तस्वीर बना देता हूं कैसे सिस्टम। उसके बाद पूरी प्रक्रिया को शुरुआत से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है सेवोई और नीसे और पिडमाट और सार्डिनिया। ये जो क्षेत्र हैं ये वास्तव में ओरिजिनल इटली है। 1 2 3 4 ये ओरिजिनल इटली है। यहाँ पर इतावली घराने के जो शासक है विक्टर एमेनुएल द्वितीय, उसका यहाँ पर शासन है। बाकी जो क्षेत्र आ जाते हैं वो किसी न किसी के अधीन है। जैसे लोम्बार्डी और वेनेसिया है वो ऑस्ट्रिया के अधीन आते हैं। परमा, मोडेना, टक्सनी ये ऑस्ट्रिया के अधीन आते हैं। जो यहाँ से लेकर यहाँ का क्षेत्र है ये किसके अधीन आता है, ये पोप के अधीन आता है। पेपल स्टेट्स बोला जाता है। पोप यहाँ पर शासन करता है। केवल धार्मिक गुरु ही नहीं था, वो धार्मिक से संबंधित नहीं था, अपना खुद का शासन चलाता था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रोम था, रोम को सपोर्ट करता था। पोप को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता था, वो फ्रांस करता था, क्योंकि यहाँ भी रोमन कैथोलिक धर्म के लोग रहते हैं और ये भी रोमन कैथोलिक था, तो इसलिए पूरी प्रोटेक्शन यहाँ पर देता था। उसके बाद जो दक्षिणी क्षेत्र आ जाता है, जो ये क्षेत्र है ये उत्तरी क्षेत्र है, ये मध्य क्षेत्र है, ये दक्षिणी क्षेत्र। और जो दक्षिणी क्षेत्र है उसके अंदर नेपाल स्टेट्स इनको बोला जाता था। बूर्बो वंश का वहाँ पर शासन था, लेकिन बूर्बो वंश ये स्पेन का था। आपने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के अंदर पढ़ा होगा। बूर्बो वंश फ्रांस में था, उन्हीं के रिश्तेदार थे, लेकिन ये स्पेन से थे। ये सिसिली है, यहाँ पर भी बूर्बो वंश का शासन था। तो इस तरह से बंटा हुआ था ये। और जो इसके आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, इसके यहाँ पर ब्रिटेन है, यहाँ पर फ्रांस है, उधर प्रसा है, रूस है, ऑस्ट्रिया है, ओटोमन साम्राज्य है। ये मैंने रफली आपको समझाने के लिए बनाए हैं। हो सकते इनके बीच में बहुत सारे देश हैं ऐसे, इनकी डिस्टेंस से कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपको समझना है। पूरा प्रयास करूंगा। पिछली वीडियो मैंने कहा था बिल्कुल आसान वे से आपके सामने लेकर आऊँगा, उसके लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ने की कोशिश करते हैं, यूरोप को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमारे सामने नेपोलियन का नाम जरूर आता है। तो होता क्या है, जैसे कि जर्मनी का एकीकरण जब हमने पढ़ा, वहाँ पर जो नेपोलियन था उसने 39 राज्यों को मिलाकर एक महासंघ बनाया था, तो जर्मन महासंघ के नाम से जाना गया। यहाँ पर भी जो नेपोलियन है वो अपना प्रभाव छोड़ता है। कैसे छोड़ता है, देखिए बात है 1796 की। सॉरी, मार्कर नहीं चल रहा है। देखिए बात है 1796 की। 1796 के अंदर क्या होता है, नेपोलियन इटली के अंदर जाता है। जो इटली के बहुत सारे क्षेत्र जो अलग अलग बंटे हुए थे उनको संगठित कर देता है, और 3 से 4 क्षेत्र में उनको डिवाइड कर देता है। विशेषकर उत्तरी इटली की मैं बात कर रहा हूँ। ये उत्तरी है, ये मध्य है, ये दक्षिण है। इन क्षेत्रों के अंदर अपना प्रभाव छोड़ता है, और जो अलग अलग क्षेत्रों में बंटे हुए थे उनको संगठित कर देता है और उनके ऊपर अपना शासन करता है। अब ये जो छोटे छोटे क्षेत्र थे पहले ही आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। सीमाओं को लेकर इनकी प्रॉब्लम थी, व्यापार को लेकर इनकी प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे नेपोलियन ने इनको इकट्ठा कर दिया तो ये इकट्ठे हो गए। होता ना कई बार अगर किसी आदमी का आपस में मनमुटाव और एक आदमी कोई मीडिएटर बनकर उनका समझौता करवा देता है, उनको संगठित कर देता है, और फिर उनको आपस में कई बार चीज़ें समझ में आ जाती है कि हमारे बीच के अंदर जो बातें थी वो वैसे ही थी, पूर्वाग्रह से हम ग्रसित थे। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं इटली के अंदर ऐसा होता है। जो लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जब नेपोलियन के ऊपर शासन किया तो उनके दिमाग में 2 चीज़ें आई। पहला कि नेपोलियन है जो फ्रांस का, वो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, इसका मतलब हम संगठित नहीं है।
दूसरी चीज़, जो हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं आपस में हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, ये कहीं ना कहीं हमारी गलती थी और अब हमें इस गलती को नहीं दोहराना, हम संगठित ही रहना चाहते हैं। और नेपोलियन ने इस तरह से उन लोगों को संगठित कर दिया 1700। अब आप सोच रहे होंगे कि जो नेपोलियन है वो तो 1799 से 1815 शासन करता है, वो फ्रांस में करता, कहीं ना कहीं शुरुआत वो अपने आसपास के क्षेत्रों से ही करता है। इटली में 1796 में वो अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से वो इटली को कहीं ना कहीं, उत्तरी इटली को प्रभावित करता है और उनको संगठित कर देता है। अब बात आती है 1815 की। 1815 के अंदर वियना कांग्रेस होती है, वियना संधि होती है। वियना संधि में भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? प्रसा है, उसके बाद ऑस्ट्रिया है, उसके बाद ब्रिटेन है, और रूस है। अब ये 4 देश हैं जो वियना की संधि को आयोजित करते हैं, वियना की संधि में भाग लेते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है? ये वैसे तो मित्र राष्ट्र हैं, एक दूसरे के अच्छे संबंध इनके साथ, लेकिन इनमें से चाहता कोई नहीं कि हम एक दूसरे से मजबूत हो। मतलब ना तो फ्रांस ये चाहता ऑस्ट्रिया, ना तो प्रसा ये चाहता ऑस्ट्रिया मजबूत हो, ना ब्रिटेन चाहता रूस मजबूत हो, और इनमें से आपस में कोई भी नहीं चाहता कि मजबूत हो। जब वियना की संधि हुई 1815 के अंदर, जो इटली के लोग थे जहां जिसको नेपोलियन ने संगठित किया था, वो ये चाहते थे कि हमें इटली को स्वतंत्र ही घोषित कर दिया जाए, इटली को अलग से घोषित कर दिया जाए, हम अलग देश बनना चाहते हैं। वियना की संधि के अंदर इन्होंने अपना मैसेज वहां पर रखा भी था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि पहले तो इनकी यही प्रॉब्लम थी, एक दूसरे को मजबूत नहीं करना चाहते थे। दूसरा ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे 4 के अलावा कोई 5वां देश भी यहाँ से उभर कर आए, तो इसलिए इनकी अपनी प्रॉब्लम थी। इस तरह से इन्होंने क्या किया, जो इटली है उसको अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया। 1815 की वियना के संधि के अंदर मैंने आपको एक मैप बताया था, जिसमें बताया था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन से क्षेत्र, मैंने बताया था दक्षिण के अंदर पिडमांट क्षेत्र स्थापित किया गया था। ऊपर नीदरलैंड और बेल्जियम थे और दक्षिण में आपका था पिडमांट। तो जो पिडमांट वो क्षेत्र था दक्षिण के अंदर। तो देखिए अब आप, तो अब होता क्या है, ये एक दूसरे को बढ़ावा देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को बढ़ते हुए आगे देखना नहीं चाहते। तो इस तरह से ये इटली को कहीं ना कहीं विभाजित कर देते हैं। कुछ क्षेत्र मैंने बताया ऑस्ट्रिया के अंदर आ जाते हैं, कहीं पर फ्रांस का प्रभाव हो जाता है, और बाकी कहीं ना कहीं ये चल रहे थे। अब जो ये क्षेत्र अलग अलग हैं, अब इनको संगठित करना है, एकत्रित करना इनको। जैसा कि हमने देखा होगा ना, जब भारत आजाद हुआ तो भारत के अंदर भी तो 562 रियासतें थी, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर शासकों, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग शासन कर रहे थे, राजा थे जो लोकल राजा थे, लेकिन वो भारत की बात थी, किसी अन्य आसपास के देश का वहाँ पर शासन नहीं था, भारतीय ही थे। लेकिन जो उस समय के गृह मंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सभी को संगठित करके भारत को ही एकत्रित किया था एक प्रकार से। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन अलग है, जो इसका क्षेत्र अलग अलग तो है, लेकिन अन्य आसपास के देशों के अधीन है, उनसे इनको छुड़वाना है। और उस छुड़वाने में जैसे जर्मनी का जब एकीकरण हुआ तो वहाँ बिस्मार्क ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ पर 4-5 मेंबर हैं जो भूमिका निभाएंगे, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए पहला आता है आपका जोसेफ मेत्सिनी, ये मेजिनी भी लिखा था कहीं पर, जोसेफ मेत्सिनी। नाम में डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हिंदी का और इंग्लिश का कहीं ना कहीं डिफरेंस रह जाता है। उसके बाद आता है विक्टर एमुनुअल द्वितीय, सेकंड है ये। उसके बाद तीसरा आदमी जो आता है वो आता है काउंट कावूर, और जो चौथा आदमी आता है वो आता है गैरीबाल्डी, जोसेफ गैरीबाल्डी होता है पूरा नाम इसका। और इसके अलावा देखिए एक जोसेफ मेत्सिनी, ये तो आदमी थे, इसके अलावा बहुत सारे संगठन ऐसे थे, जैसे इसने यंग इटली, यंग यूरोप, और एक कार्बोनरी संस्था भी थी वहाँ पर, जो कोयला से संबंधित लोग थे, उन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसमें सभी लोग कहीं ना कहीं शामिल थे। और वो मिलकर ये चाहते नहीं थे, वो इस चीज़ से उनको कोई मतलब नहीं था कि राजा का शासन हो, डेमोक्रेसी हो, बस वो ये लोग चाहते थे कि यहाँ से जो बाहर के जो क्षेत्र हमारे ऊपर अधिकार कर रहे हैं वो यहाँ से चले जाएं। तो अब इन लोगों का क्या योगदान रहता है? देखिए जोसेफ मेत्सिनी, वैसे तो आपकी बुक के अंदर डिटेल दी गई है, जनेवा में पैदा होता है 1807 के अंदर, लेकिन इसकी विचारधारा होती है आदर्शवादी होती है। आदर्शवादी विचारधारा वो होती है जो कल्पना करती है कि इटली ऐसे होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि वो इटली की कल्पना करता था
लेकिन कई बार वो चीज़ें ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं होती। तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम ये थी। इसकी एक विशेषता ये भी थी कि डेमोक्रेसी चाहता था, राजा को कभी पसंद नहीं करता था। जबकि जो इटली है, सार्डिनिया, पिडमांट, ये दोनों एक क्षेत्र मैंने कहा था, यहाँ पर जो शासन कर रहा है विक्टर एमेनुअल द्वितीय कर रहा है, ये इसको पसंद नहीं करता था। अब आप यहीं रह रहे हो, राजा का विरोध करोगे तो यहाँ कौन रखेगा। तो इस तरह से इसको यहाँ से देश से बाहर निकाल दिया जाता है। और ये आसपास के क्षेत्र, चाहे वो आपका फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ आसपास रहकर अपनी जो क्रांतिकारी गतिविधियां वो जारी रखता है। और ये एक लेखक था, अपनी कलम के द्वारा मैसेज कन्वे करता रहता है। इटली के अंदर जो सार्डिनिया पिडमांट का जो क्षेत्र है, यहाँ पर लोगों को कहता रहता है कि आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट कीजिए। तो इस तरह से अपने संगठनों के माध्यम से अपनी गतिविधियां जारी रखता है। लेकिन ये 1850 तक ही ये कर पाता है। हम ये कह सकते हैं इटली के इकोनॉमिक्स का योगदान तो काफ़ी था, लेकिन ये अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि ये आदर्शवादी था। इसकी जो सोच थी वो तो कहीं ना कहीं इटली को लेकर अच्छी थी, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर लागू होने वाली नहीं थी। उसके बाद बात आती है विक्टर एमेनुअल द्वितीय। देखिए, ये यहाँ का ओरिजिनल शासक था, इतावली घराने से संबंध रखता था, इन दोनों क्षेत्रों के अंदर शासन कर रहा था, काफ़ी अच्छा शासक था। इसकी क्या योगदान था वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद काउंट काउर, ये है वो सबसे दिमागदार आदमी जिसने इटली के एकीकरण को अंजाम तक लेकर गया। इसके बारे में हम बिल्कुल समझेंगे। ये था कौन, ये बता देता हूँ। काउंट काउर था जो पिडमांट का प्रधानमंत्री था। और जैसा कि हमने जर्मनी एकीकरण के अंदर पढ़ा था कि बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसने किस तरह से पहले प्रशा को मजबूत करा था सैनिक रूप से, या फिर वो हो आपका ब्यूरोक्रेसी को या सेना के हिसाब से मजबूत किया था। ऐसे ही काउंट काउर को जब प्रधानमंत्री बनाया तो इसने सबसे ज़्यादा इनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, रिलैक्सेशन दिए लोगों को, प्रेस की स्वतंत्रता दी। हालांकि खुद भी एक पत्रकार था, खुद का अखबार निकालता था, तो इसलिए प्रेस की स्वतंत्रता इन्हें लोगों को दी, आज़ादी काफ़ी दी थी, क्योंकि इसको पता था कि जब तक लोगों को साथ जोड़कर नहीं चलोगे तो इस तरह से एकीकरण करना मुश्किल हो जाएगा। इसकी सारी बाधाओं का पता था, वन बाय वन ये इसको दूर करते हुए जाता है। उसके बाद गैरिबाल्डी, ये एक क्रांतिकारी था। इसका क्या योगदान है इसको भी हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जो जोसेफ मैत्सेनी था वो 1831 से 1850 तक लगातार अपनी गतिविधियां शामिल करता है। तो 1833 में उसकी मुलाकात होती है गैरिबाल्डी से। 1833 के अंदर जो गैरिबाल्डी के साथ इसकी मुलाकात होती है, तो देखिए आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। इसकी विचारधारा आदर्शवादी है, ये राजा का विरोध करता है, और जब ये इसके साथ मिलेगा तो इनकी सोच तो मैच होगी। तो इस तरह से गैरिबाल्डी जब 1833 के अंदर इसके साथ मिलता है तो इसकी विचारधारा से प्रभावित हो जाता है और राजा का विरोध करता है। तो जो विक्टर एमेनुअल द्वितीय है ये गैरिबाल्डी को विदेश से निकाल देता है। इस तरह से ये बाहर चला जाता है। ये चला जाता है दक्षिणी अमेरिका के अंदर। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड में रहता है, ये दक्षिणी अमेरिका के अंदर वहां पर चला जाता है। गुरिल्ला युद्ध की विधियां सीखता है, आसपास ब्राजील जैसे क्षेत्रों के साथ जब वहां लड़ाई होती है काफी बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। तो एक अच्छा क्रांतिकारी निकल कर आता है। और इसका योगदान क्या होता है उस चीज को हम पढ़ते हैं। तो ये चार आदमी है। इसके अलावा मैंने कहा यंग यूरोप, यंग इटली, कार्बोनरी संस्था, ये भी कहीं ना कहीं अपना योगदान देते हैं। अब हम उस सिस्टम के ऊपर जाते हैं कि किस तरह से अंजाम दिया गया इनसे। काउंट कैवूर की, इनके बारे में मैंने बता दिया। काउंट कैवूर बहुत ही दिमागदार आदमी था, चतुर था। तो ये किस तरह से अपनी योजनाओं को अंजाम देता है उस चीज को देखते हैं। देखिए, अब सिचुएशन काउंट काउर के सामने सिचुएशन ये है कि इसके दो क्षेत्र हैं, लोम्बार्डी और वेनेशिया, जो ऑस्ट्रिया के अधीन है। अब इसको इस बात का पता है कि ऑस्ट्रिया से मुझे इन क्षेत्रों को छुड़वाना है, लेकिन उसके लिए किस तरह से दिमाग लगाया जाए, कैसे दिमाग लगा जाए, तो उस चीज को देखिए। होता क्या है, 1853 से 1856 1853 से 1856 के अंदर क्या होता है, जो ऑस्ट्रिया होता है वो ओटोमन साम्राज्य को अपने अधीन करने का प्रयास करता है। ये ओटोमन साम्राज्य इस्लामिक क्षेत्र है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था किस तरह से यूनान अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है और उस समय धीरे धीरे कमजोर होता हुआ जाता है। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया ओटोमन साम्राज्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करता है। लेकिन मैंने यहां पर यह बताया कि जो ये प्रशा है, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रूस है, ये लोग चाहते ही नहीं, ये देश चाहते ही नहीं कि किसी भी तरह से ये देश एक दूसरे से मजबूत हो। तो यहां पर जो ऑस्ट्रिया है वो ओटोमन साम्राज्य को अपने अधीन मिलाना चाहता है, लेकिन यहां पर फ्रांस और ब्रिटेन ये नहीं चाहते कि ये मजबूत हो। तो इस तरह से ये ब्रिटेन और फ्रांस ओटोमन साम्राज्य का साथ देते हैं। यहां पर 1853 से 1856 के अंदर क्रीमिया का युद्ध होता है। वहां पर ऑस्ट्रिया एक साइड में होता है और ओटोमन साम्राज्य, फ्रांस, ब्रिटेन, ये लोग एक साइड में हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग ये नहीं चाहते कि ऑस्ट्रिया इतना मजबूत हो। यहां पर काउंट कैवूर को मौका मिल जाता है। अब काउंट कैवूर क्या करता है, काउंट कैवूर फ्रांस
के अंदर जाता है। देखिए फ्रांस के अंदर शासन किसका होता है? फ्रांस के अंदर शासन होता है उस समय नेपोलियन तृतीय का। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया? देखिए बिल्कुल सही है, जो नेपोलियन था 1799 से 1815 तक जिसे शासन किया था उसका भतीजा था, फ्रांस के अंदर शासन कर रहा था। तो अब ये काउंट कैवूर फ्रांस के पास जाता है, ब्रिटेन और फ्रांस के पास जाता है, कहता है कि जो आप युद्ध लड़ रहे हो ना 1853 से 1856 के अंदर क्रीमिया का युद्ध जो चल रहा है, मैं आप लोगों का सहयोग करना चाहता हूं। अब ये लोग खुश हो जाते हैं कि चलो, वैसे तो ये छोटा सा क्षेत्र है, ये बहुत बड़े क्षेत्र है, इसका कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन युद्ध के अंदर जरूरत सभी को होती है। तो इस तरह से काउंट कैवूर क्या करता है, ब्रिटेन और फ्रांस का यहाँ पर सहयोग देता है। अब सिचुएशन क्या होती है, एक साइड में ऑस्ट्रिया होता है और एक साइड में हो जाते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, ऑटोमन साम्राज्य और काउंट कैवूर के यानी सार्डिनिया, पिडमांट। तो इस तरह से जब युद्ध होता है 1853 से 1856 में क्रीमिया का युद्ध, वहां पर ऑस्ट्रिया की हार हो जाती है। ऑस्ट्रिया की हार हो जाती है तो यहां पर काउंट कैवूर के नंबर बन जाते हैं और यहां पर इस तरह से फ्रांस और ब्रिटेन कहते हैं, फ्रांस की पेरिस के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है और वहां पर काउंट कैवूर को बुलाया जाता है, क्योंकि यहां पर जीत ऑस्ट्रिया हार जाता है और यह क्षेत्र जीत जाते हैं। तो ये कहते हैं कि किस तरह से क्षेत्रों का बंटवारा होगा, वहां पर हम आपको बुलाएंगे। तो काउंट कैवूर को वहां पर बुलाया जाता है और जब काउंट कैवूर वहां पर जाता है उस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो ये मुद्दा उठा देता है। क्या मुद्दा उठाता, देखिए आप, काउंट कैवूर कहता है कि मैंने आप लोगों का सहयोग किया, लेकिन जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया हमारे दो क्षेत्र है लोम्बार्डी और वेनेशिया, उनके ऊपर कब्जा किए हुए और ये लोग इटली के साथ मिलना चाहते हैं, सार्डिनिया, पिडमांट के साथ मिलना चाहते हैं, लेकिन ये जबरदस्तियां किए हुए हैं। तो इस तरह से अपनी बात को ये उठा देता है, किसके सामने, ब्रिटेन और फ्रांस के सामने। ब्रिटेन और फ्रांस पहले नहीं चाहते कि ऑस्ट्रिया मजबूत हो, तो यहां से क्या करता है काउंट कैवूर, फ्रांस के साथ एक समझौता करता है नेपोलियन तृतीय के साथ कि अगर ऑस्ट्रिया के साथ आपका युद्ध होता है तो फ्रांस किसका साथ देगा, सार्डिनिया, पिडमांट यानी कि कैवूर का साथ देगा अगर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध होता। लेकिन इसमें शर्त यह थी कि अगर ऑस्ट्रिया आपके ऊपर हमला करता मैं तब साथ दूंगा, ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर युद्ध करोगे, नो, ऑस्ट्रिया आपके ऊपर युद्ध करेगा। तो काउंट कैवूर काफी तेज आदमी था, लेकिन जो ये काफी महत्वाकांक्षी आदमी था नेपोलियन तृतीय, ये कहता है कि मैं आपका साथ तो दे दूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा। अब समस्या क्या थी, जो सेवोई और नीसे थे ये फ्रांस से संबंधित क्षेत्र थे। ये कहता कि अगर आपने मेरा साथ दिया तो ये दोनों क्षेत्र मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि फ्रांस से मिलते जुलते थे, इनकी भी कहीं ना कहीं समस्या चलती रहती थी, क्योंकि बहुत सारा क्षेत्र ऐसा था जो फ्रांस से मिलता था, इनकी भाषा ये लोग यहाँ शामिल होना चाहते थे। तो इस बात को काउंट कैवूर को पता था, कभी ना कभी ये फ्रांस हमसे फिर छीन लेगा, तो क्यों ना मौका का फायदा उठाया जाए। तो ये समझौता कर जाता है कि मैं दोनों क्षेत्र आपको दे दूंगा अगर आप मेरा ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध में साथ देते हो। तो ये मान जाता है। तो होता क्या है, 1858-59 के अंदर अब काउंट कैवूर क्या करता है कि यहाँ के लोगों को जाकर बहकाना शुरू कर देता है कि आप ऑस्ट्रिया के दिन कब तक रहोगे, आप अपने लड़ाई लड़िए, स्वतंत्र रहिए। और इस तरह से ऑस्ट्रिया इस बात का विरोध करता है कि काउंट कैवूर यहाँ आकर इन लोगों को क्यों भड़काता है। और ऑस्ट्रिया हमला 1858-59 के अंदर पिडमांट के ऊपर हमला करना, मतलब हमला कर देता है। और जैसा कि शर्त के अनुसार फ्रांस के साथ इसका समझौता था कि अगर ऑस्ट्रिया ने आपके ऊपर हमला किया तो हम आपका साथ देंगे, तो फ्रांस यहां पर साथ देता है। 1858-59 का जो युद्ध होता है उसके अंदर ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस इसका साथ देता है और इस तरह से यहां पर फ्रांस हार जाता है। हार कैसे जाता है कि ये दोनों क्षेत्रों में से केवल एक क्षेत्र तक ही विजयी हो पाता है। हम ये कह सकते हैं कि उस युद्ध के अंदर फ्रांस ने इसका साथ दिया, लेकिन वैसे फ्रांस और ये आपस में मित्र भी तो थे। जब ये लोम्बार्डी को अपने कब्जे में कर लेता है तो ऑस्ट्रिया इसको कहता भाई आप क्यों बीच में हमें परेशान कर रहे हो तो गया इसका 50% काम तो हो गया, आप छोड़ दीजिए। ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस आपस में समझौता कर जाते हैं, जबकि कैवूर वेनेशिया को भी लेना चाहता है, लेकिन ये समझौता बीच में हो जाता है और इस तरह से युद्ध बंद हो जाता है। जो काउंट कैवूर है वो केवल लोम्बार्डी को ही अपने कब्जे में कर पाता है। यहां पर ये नाराज भी होता है, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा भी देता है, लेकिन ऐसा कुछ विशेष कर नहीं पाता। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस युद्ध के अंदर लोम्बार्डी इसको मिल जाता है। अब मैं ए को हटा दूंगा, ए का मतलब ऑस्ट्रिया था, अब ये क्षेत्र किसके अधीन आ गया, इटली के अधीन आ गया, सार्डिनिया, पिडमांट के अंदर आ गया। अब ये क्षेत्र ये क्षेत्र तो बताऊंगा, ये क्षेत्र 3 हो जाते हैं। अब ये दोनों क्षेत्रों की यहां पर शर्त होती थी कि ऑस्ट्रिया में आप साथ देंगे, लेकिन यहां पर काउंट कैवूर मैं आपको ये दोनों क्षेत्र नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी तो बात ये हुई थी कि मुझे दोनों क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र तो एक मिला है, मुझे तो दोनों क्षेत्र चाहिए ना।
तो फिर ये कहता है कि एक काम करो आप, ये जो 3 क्षेत्र है, जब इस लोम्बार्डी को यहां पर स्वतंत्रता मिल जाती है, लोम्बार्डी सार्डिनिया पिडमांट के अंदर मिल जाता है, तो ये लोग विद्रोह कर देते हैं कि हमें भी इनके साथ मिलना है। तो अब यहां पर कावूर फिर कहता है कि आप मेरा यहां पर साथ दीजिए ऑस्ट्रिया के खिलाफ, तब जाकर मैं दोनों क्षेत्र आपको दूंगा। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रिया की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके साथ युद्ध करे, तो यहां पर फ्रांस सॉल्यूशन करता कि ऐसा कर लीजिए, आप वोटिंग करवा लेते हैं। यहां पर काउंट कैवूर का ये आइडिया था, यहां पर क्यों वोटिंग करवा लेते हैं, अगर ये ज्यादा लोग ऑस्ट्रिया के साथ जाना चाहेंगे तो ऑस्ट्रिया के साथ जा सकते हैं, अगर ये लोग इटली के साथ जाना चाहेंगे, सार्डिनिया पिडमांट के साथ आना चाहेंगे तो यहां आ सकते हो। तो इस तरह से 1860 के अंदर वोटिंग होती है और ये लोग किसके साथ चले जाते हैं, वोटिंग में ये लोग सार्डिनिया पिडमांट के साथ आ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए है, ऑस्ट्रिया के अधीन जो क्षेत्र थे, बिना युद्ध के एक वोटिंग के द्वारा ये किसके अंदर मिल जाते हैं, इटली के अंदर मिला लिए जाते हैं काउंट कैवूर की बुद्धिमत्ता से। और इसी तरह यही तरीका यहां पर अपनाया जाता है। अब ये कहते हैं कि आपने इन क्षेत्रों का वादा किया था, मुझे दे दीजिए, तो कहता वोटिंग करवा लीजिए, वोटिंग में दे पहले यहां जाना चाहते थे, तो यही तरीका जो यहां अपनाया गया था, यही तरीका इन दोनों क्षेत्रों के अंदर अपनाया जाता है और ये लोग फ्रांस के अंदर मिल जाते हैं। अपनी समस्या भी खत्म कर गया काउंट कैवूर, क्योंकि इसको पता था कभी ना कभी हमला करके फिर छीन लिए जाएंगे, और अपना सोल्यूशन भी यहां पर कर गया। अब देखिए, अब इटली के पास ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब रहते हैं, एक ये रहता है, ये क्षेत्र रहता है, ये क्षेत्र रहता है। अब जो यहाँ के विक्टर एमुनुअल द्वितीय है, वे अपनी सेना भेज देते हैं और जो ये क्षेत्र है, इतने पेपल स्टेट जो पोप के अधीन है, इन पर कब्जा कर लेते हैं। हम ये कह सकते हैं सेना भेजकर यहां पर विक्टर एमुनुअल द्वितीय इसको भी अपने अधीन कर लेता है। अब रहता क्या है, एक तो रोम रहता है, यहां पर जो रोम का क्षेत्र है, क्योंकि रोम के अंदर क्या है, फ्रांस कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है, अपनी प्रोटेक्शन यहां पर देता है पोप को। और ये क्षेत्र ऐसा है जो नेपल्स बोला जाता है, जिसको बूर्बो वंश के अधीन है, जो स्पेन के हैं। अब ये दक्षिण क्षेत्र भी इनको चाहिए। अब यहां पर देखिए, तो पिडमांट सार्डिनिया ये क्षेत्र यहां पर चले जाते हैं, ये क्षेत्र दोनों हो जाते हैं, ये हो जाता है, ये हो जाता है। अब दक्षिण के अंदर चाहिए इसको। अब दक्षिण के अंदर काम आता है ये गैरीबाल्डी। मैंने कहा था गैरीबाल्डी दक्षिण अमेरिका के अंदर गया हुआ था, वहां से युद्ध करने की काफी विधियां सीख कर आया था। तो काउंट कैवूर गैरीबाल्डी से संपर्क करता है, कहता है कि देखिए अब यहां पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो ये बूर्बो वंश है, ये फ्रांस के रिलेटिव हैं। अब काउंट कैवूर यहां सीधा हमला नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रांस नाराज हो जाएगा। तो ये गैरीबाल्डी से कहता है कि आप यहां पर जाइए, हमला कीजिए, इन क्षेत्रों को आप अपने साथ मिला लीजिए, और फिर हम मिलकर दक्षिणी इटली को उत्तरी इटली के साथ मिला लेंगे। तो गैरीबाल्डी की सहायता लेता। गैरीबाल्डी तो खुद ही चाहता था कि इटली का एकीकरण हो। ये काफी बार इटली में आया भी, लेकिन जब 1854 के अंदर यहां पर आया, उसके बाद काउंट कैवूर से मिलता है। और इस तरह से ये पिडमांट से चलता है अपने जहाज लेकर कुछ लोगों को, क्योंकि यहां पर समुद्र है इसके। देखिए जो इटली का है, इटली यहां चारों तरफ इसके समुद्र है, ऊपर इसके अल्पस पर्वत है, तो कहीं ना कहीं युद्ध होने की आशंका नहीं रहती। तो यहां से ये लेकर जाता है, अपने जहाज लेकर यहां से चलता है और ये सिसिली पहुंच जाता है। सिसिली पहुंचने के बाद ये इसकी एक सेना होती है, लाल कुर्ती रेड शर्ट पहनते हैं वो लोग। देखिए जो जोसेफ मैथ्सनी है, ऐसा कहा जाता है ये भी ब्लैक कपड़े पहनता है, क्योंकि विरोध करता है। ये ब्लैक कपड़े पहनता है और ये लाल कुर्ती पहनता, अपनी सेना होती है। और इसको क्या कहा जाता है, जोसेफ मैथ्सनी को हर्ट कहा जाता है इटली का, काउंट कैवूर को दिमाग कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है, और गैरीबाल्डी को स्वॉर्ड ऑफ इटली मतलब तलवार कहा जाता है, क्योंकि तलवार के द्वारा इन क्षेत्रों को जीतेगा। तो अब इस तरह से जो गैरीबाल्डी है वो अपना जहाज लेकर लोगों को बैठाकर, क्योंकि इसने दक्षिण अमेरिका के अंदर अपनी सेना तैयार की थी, उन लोगों को साथ लेकर जाता है और सिसिली के ऊपर कब्जा कर लेता है। फिर यहाँ से सिसिली के लोगों को अपने साथ मिलाता है और इस तरह से इस क्षेत्र के ऊपर अपना युद्ध के द्वारा कब्जा कर लेता है। और जो बूर्बो वंश है, नेपल स्टेट्स के अंदर जो बूर्बो वंश है स्पेन का, उसको यहाँ से भगा देता है। अब आप देखिए गैरीबाल्डी अपनी सेना लेकर जो बूर्बो वंश यहां पर था उनको भगा देता है और गैरीबाल्डी अपने अंदर इसको शामिल कर लेता है। गैरीबाल्डी का मतलब मैंने यहां पर जी लिख दिया, ये गैरीबाल्डी, और बी का बूर्बो वंश यहां से हट जाता है और यहां पर अब कौन आ जाता है, गैरीबाल्डी। ठीक है, अब हो गया क्या, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये यहां तो नहीं मिला लेकिन गैरीबाल्डी का अधीन आ गया। जबकि गैरीबाल्डी के साथ इसकी यही
शर्त थी कि आप जीत लीजिए फिर हम मिला देंगे, लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। गैरीबाल्डी यहाँ मना कर देता है। क्यों मना कर देता आप समझिए। जो गैरीबाल्डी है या जोसेफ मैथ्यूनी है, वो दोनों की विचारधारा एक है, वो राजा का विरोध करते हैं, वह राजा नहीं होना चाहिए। जबकि काउंट कैवरू तो राजा के अधीन काम करता। काउंट कैवरू तो शुरुआत से ही कह रहा है कि विक्टर एमेनुअल द्वितीय ही पूरे इटली के ऊपर काम करना चाहिए, राजा को पसंद करता है। अब विरोधाभास हो गया। यहाँ पर गैरीबाल्डी कहता है कि देखिए मैं दक्षिणी इटली को उत्तरी इटली के साथ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि मैं तो डेमोक्रेसी चाहता हूँ, यहाँ तो अलग शासन चलेगा, वोटिंग होगी उसके हिसाब से शासन चलेगा, इसलिए मैं वहाँ नहीं मिलाऊंगा। अब काउंट कैवरू यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है। अब काउंट कैवरू फ्रांस के साथ संपर्क करता है। फ्रांस से कहता है कि देखिए आपके वहाँ रिश्तेदार थे, उनको तो भगा दिया किसी ने, पता नहीं कौन है कहाँ से आया, उसको भगा दिया, अब उसको भी तो भगाना है। तो वो कहता बोल मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी। ये नहीं कहता कि मैंने भेजा था, ये कहता पता नहीं कौन है, गैरीबाल्डी कहाँ से आ गया, जो आपके रिश्तेदार हैं उनको तो भगा दिया यहाँ से, उसका कब्जा है, अब उसको भी तो मुझे चाहिए। फ्रांस कहता बोलो मैं क्या सहायता कर सकता हूँ। फ्रांस कहता है कि देखिए मैं अपनी सेना लेकर यहाँ को जाऊँगा, और बीच में रोम आता है, पोप का शासन है, आप पोप को बोल दीजिए कि वो मेरी सेना को यहाँ से जाने दे। क्योंकि पोप पहले डरता था, क्योंकि यहाँ पर हमला करके विक्टर एमेनुअल द्वितीय ने कब्जा कर लिया था। पोप को तो पहले डर था कि कहीं विक्टर एमेनुअल द्वितीय आगे कब्जा करके मेरे ऊपर ही कब्जा नहीं कर ले हमला करके। तो फ्रांस ने यहाँ संपर्क किया, पोप से कहा कि आप इसकी सेना को यहाँ जाने दीजिए, ये जाएगा और गैरीबाल्डी का जो शासन है, वो जो डिस्टर्बेंस उसने की है उसको कवर कर लेगा। तो इस तरह से जो विक्टर एमेनुअल द्वितीय है, काउंट कैवरू अपनी सेना लेकर जैसे यहाँ पर पहुंचता है, ये तो बेचारा जो गैरीबाल्डी था, ये अभी तो बड़ी मुश्किल से जीत कर आया था, और अभी उसको पता चल जाता है काउंट कैवरू सेना लेकर आ गया, आपको युद्ध करना पड़ेगा, तो ये सहमत हो जाता है, मान जाता। हम ये कहते हैं कि इनके बीच में कोई युद्ध नहीं होता, और ये मान जाता चलो कोई बात नहीं, आप भी ये चाहते हैं कि इटली एकीकृत हो, मैं भी ये चाहता हूं कि इटली एकीकृत हो, सिर्फ फर्क ये है कि आप ये चाहते हैं कि राजा का शासन हो, मैं डेमोक्रेसी चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात पर सहमत हूं, आपने जो कहा था, मैं दक्षिणी इटली को उत्तरी इटली के लिए मिलाने के लिए तैयार हूं। तो अब आप समझ गए, गैरीबाल्डी से ये चला जाता क्षेत्र, और अब किसके अंदर आ जाता है, ये इटली के अंदर। अब दो क्षेत्र रहते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये मिल गए, ये मिल गए, ये मिल गए, अब रहते हैं रोम और वेनेशिया। अब ये दो क्षेत्र और इनको मिलाने, लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या? ये सारी घटनाएं जो है ये 1860 की हैं। 1860 के अंदर ही ये होता है, 1860 के अंदर ही ये होता है, 1860 के अंदर ही ये होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है यहाँ पर। उसके बाद बात आती है 1861। अब 1861 के अंदर होता क्या है, जो काउंट कैवरू है उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर काउंट कैवरू मर जाता है 1861 में, और जब पता चलता है कि उसकी मृत्यु का कारण क्या है, तो उसको पता चलता है कि स्ट्रेस के कारण उसकी मृत्यु हुई है। स्ट्रेस तो होगा ही, इतना बड़ा सिस्टम जो काउंट कैवरू चला रहा था, स्ट्रेस के कारण जो 50 साल की एज के अंदर काउंट कैवरू मारा जाता है। तो यहाँ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से अपना काम कीजिए, लेकिन स्ट्रेस एक जो आपकी मौत का कारण हो सकता है उसको कम कीजिए किसी न किसी तरह से। तो यहाँ इस तरह से अब समस्या ये थी, काउंट कैवरू मारा जाता है। लेकिन जो विक्टर एमेनुअल द्वितीय है वो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सीख जाता है, काउंट कैवरू के साथ रहकर वो सीख जाता है। अब वो थोड़ी सी अपने चाल के अंदर फिर बदल करता है, क्योंकि उसको इस बात का पता है कि मुझे वेनेशिया चाहिए। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या होती है, यहाँ पर सिचुएशन होती है 1866। 1866 में होता क्या है कि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में तनाव चल रहा होता है। किस चीज़ को लेकर तनाव चल रहा है मैं बता देता हूँ। जर्मनी का एकीकरण को लेकर इनके बीच में तनाव है, क्योंकि ऑस्ट्रिया ये चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण मेरे द्वारा हो, लेकिन उसका एकीकरण किसने कर दिया था, प्रसा ने कर दिया था। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तनाव था, और इस बात का विक्टर एमेनुअल द्वितीय, काउंट कैवरू तो मर जाता है यहाँ पर, विक्टर एमेनुअल द्वितीय को इस बात का पता था कि इन दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है। तो यहाँ पर विक्टर एमेनुअल द्वितीय प्रसा के पास चला जाता है। प्रसा का मतलब ओटोमन बिस्मार्क, जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। तो विक्टर एमेनुअल द्वितीय प्रसा के साथ जाकर एक समझौता करता है, एक संधि करता है कि देखिए आप दोनों का युद्ध होना तय है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आप ऑस्ट्रिया के ऊपर अगर हमला करेंगे ना, तो मैं इधर से हमला करूंगा वेनेशिया की तरफ से, समझ रहे हैं आप। ऑस्ट्रिया का और प्रसा का युद्ध होगा, तो कहता है जब आपका युद्ध होता है तो मैं, विक्टर एमेनुअल द्वितीय कहता है कि मेरा वेनेशिया के कब्जे में इधर से हमला कर दूंगा, आप उधर से कर दीजिए, लेकिन शर्त यह होगी कि अगर आप युद्ध जीत जाते हो तो वेनेशिया मुझे मिलना चाहिए। इस बात के ऊपर बिस्मार्क और विक्टर एमेनुअल द्वितीय की सहमति हो जाती है।
और 1866 के अंदर एक युद्ध होता है सोडोवा का एक युद्ध होता है, और सोडोवा के युद्ध के अंदर क्या होता है कि यहां से इधर से विक्टर एमेनुअल द्वितीय मतलब इटली अपना आक्रमण करता, उधर से प्रसा अपना आक्रमण करता, और इस तरह से ऑस्ट्रिया यहां पर हार जाता है। और शर्त के अनुसार विक्टर एमेनुअल द्वितीय की शर्त के अनुसार जो वेनेशिया है वो इटली को मिल जाता है, सार्डिनिया पिडमार्ट को मिल जाता है, विक्टर सेकंड को मिल जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 1866 के अंदर जो वेनेशिया है जो ऑस्ट्रिया के अधीन था वो भी मिल जाता है, किसको? इटली को। अब रहता क्या है? अब रहता है केवल यहां पर रोम के अंदर समस्या क्या है कि रोम को जो प्रोटेक्शन देता है, जो सुरक्षा देता है वो फ्रांस देता है, और फ्रांस के साथ इसके अच्छे संबंध है। लेकिन बात आती है 1870-71 की, 1870-71। अब 1870-71 के अंदर होता क्या है कि फ्रांस और प्रसा की आपस में लड़ाई होती है, जो होता है सेडान का युद्ध। सेडान 1870-71 के अंदर एक युद्ध होता है सेडान का, जिसमें फ्रांस और प्रसा की, यानी कि यहां पर कौन है? नेपोलियन तृतीय, और यहां पर कौन है? बिस्मार्क। इन दोनों का युद्ध होता है। और जैसा कि जो विक्टर एमेनुअल द्वितीय वो तो प्रसा के साथ था, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूं कि काउंट कैवूर ने बड़ी चालाकी से के साथ जब फ्रांस के साथ समझौता किया था इन क्षेत्रों को देने का, और ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस को युद्ध के अंदर शामिल करने का, वहां पर जो विक्टर एमेनुअल तृतीय उसकी शादी सार्डिनिया पिडमार्ट की एक राजकुमारी के साथ करवा दी गई थी। काउंट कैवूर ने अपनी रिश्तेदारी भी स्थापित कर ली थी जब फ्रांस के साथ इसका समझौता हुआ। तो अब सिचुएशन यहां पर यह हो जाती है कि फ्रांस का और प्रसा का युद्ध चलता है 1870 से 71 के बीच। तो यहां पर जो फ्रांस है, फ्रांस का जब उसके साथ युद्ध चल रहा होता है तो फ्रांस यहां प्रोटेक्शन अपनी सेना कहां पर छोड़ता है? रोम के अंदर। लेकिन जब इसका प्रसा के साथ युद्ध चल रहा होता तो जो जितनी भी अपनी सेना है ये सारी को प्रसा के खिलाफ बुला लेता है। प्रसा के साथ 1870-71 के अंदर मैंने कहा सेडान का जो युद्ध होता है, उसके अंदर फ्रांस और प्रसा का जब युद्ध होता है सेडान के अंदर 1870-71 के अंदर, यहां पर इसकी जो सेना थी पोप की सुरक्षा के लिए, रोम की सुरक्षा के लिए जो सेना थी उसको युद्ध में जरूरत पड़ती है, और फ्रांस इसको प्रसा के साथ युद्ध में बुला लेता है। तो इसका मतलब यहां से सेना चली जाती है। इस बात का विक्टर एमेनुअल द्वितीय को पता चल जाता है, और तुरंत विक्टर एमेनुअल द्वितीय यहां पर हमला कर देता है। किसके ऊपर? रोम के ऊपर, पोप के ऊपर, क्योंकि यहां सेना तो थी नहीं फ्रांस की। और उधर से फ्रांस जो नेपोलियन तृतीय है वो प्रसा के साथ युद्ध में हार जाता है, उसको वहां पर बंदी बना लिया जाता है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि दोबारा से हम इस तरह की गतिविधियां कर दें। तो इस तरह से विक्टर एमेनुअल द्वितीय यहां अपनी सेना भेजकर रोम के ऊपर कब्जा कर लेता है। लेकिन जो विक्टर एमेनुअल द्वितीय उसको इस बात का पता था कि अगर आपने सीधा रोम के ऊपर कब्जा कर लिया तो लोग धार्मिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे फ्रांस के रोमन कैथोलिक हो या आपके इटली के, ये लोग कहीं ना कहीं आपसे नाराज हो जाएंगे। तो उसने क्या किया, यहां पर एक शहर है वेटिकन सिटी के नाम से उसको जाना जाता, आज भी काफी प्रसिद्ध शहर है। तो ये कहता है कि जो वेटिकन सिटी है रोम के बीच में, इस क्षेत्र को आप ले लीजिए, रोम के ऊपर तो मेरा कब्जा होगा, रोम तो मेरे अंडर में आएगा, लेकिन आप वेटिकन सिटी ले लीजिए। आपकी जो धार्मिक गतिविधियां वो यहां से चलाइए ताकि लोगों की भावनाएं भी आहत ना हो, और आपका जो साम्राज्य, आप जो सिस्टम चलाना चाहते हैं वो आप यहां से चला लीजिए। तो इस तरह से पोप इस बात के ऊपर मजबूरी में सहमत हो जाता है, और आज भी जो वेटिकन सिटी है वो पोप के द्वारा चला जाता है। वहां पर उसकी अलग करेंसी है, अपनी सेना, अपना सिस्टम सारा है। वेटिकन सिटी आज भी कहीं ना कहीं रोम के मध्य के अंदर स्थित है ये क्षेत्र। और इस तरह से रोम भी अब सार्डिनिया पिडमार्ट के कब्जे में आ जाता है, और रोम को इटली की राजधानी घोषित कर दिया जाता है। आज भी जो इटली की राजधानी वो क्या है, वो रोम है। तो इस तरह से रोम के ऊपर कब्जा हो जाता है। हालांकि यहाँ से एक वेटिकन सिटी है उसको पोप को दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से उस क्षेत्र को उसने छीन लिया था। तो जो पोप है वो अपनी गतिविधियां वेटिकन सिटी में शुरू करता है, और इटली की राजधानी बना दी जाती है रोम। तो अब आप कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ गई होगी किस तरह से काउंट कैवूर की नीतियां, विक्टर एमेनुअल द्वितीय के द्वारा खेली गई वो चालें, और इन लोगों के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना का किया गया प्रचार प्रसार, और गैरिबाल्डी का वो तलवारबाजी, जहां से वो
दक्षिण अमेरिका से सीख कर आया था। तो इस तरह से इन लोगों के सहयोग से इटली का एकीकरण हो जाता है। अब जो आपकी बुक के अंदर तो काफ़ी कम दिया गया है, एक बार आप बुक के अंदर से उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने कहा था वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं वो चीज़ें भी डिस्कशन करूंगा। लगभग यही सेम चीज़ें हैं, एक बार आप बुक के अंदर से पढ़िए तो आपके दिमाग में एक तस्वीर बनेगी जो चीज़ें मैंने बताई हैं। तो इस तरह से इटली का एकीकरण इन लोगों के प्रयास से हो जाता है। काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आ गई होगी। चलो एक बार फिर थोड़ा सा क्विक रिव्यू एक बार देख लेते हैं, समझिए आप। ये इटली का मैप है। ये 2 अक्षेत्र पिडमांट, सार्डिनिया, ये ओरिजिनल इटली है जहाँ विक्टर एमैनुअल द्वितीय का शासन चल रहा है। लोम्बार्डी, वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधीन है। परमा, मोडेना, टक्सनी ये ऑस्ट्रिया के अधीन है। रोम है जो ये पोप के अधीन है, जहां पर फ्रांस का इंटरफेयर रहता है, फ्रांस अपनी सुरक्षा देता है उसको। उसके बाद जो ये नेपल स्टेट्स हैं, बुर्बो वंश है, स्पेन के वंश है, ये इनके अधीन आता है। सिसिली भी इनके अधीन आता है। और इस तरह से ये अक्षेत्र बिखरा हुआ था। तो यहाँ पर 4 लोग आते हैं। जोसेफ मैत्सनी राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार प्रसार करता, अपनी लेखनी के द्वारा डेमोक्रेसी को पसंद करता है। विक्टर एमैनुअल द्वितीय ये चाहता है कि पूरी इटली के अंदर मेरे अंडर में पूरी इटली हो, और उसी चीज को बढ़ावा देता है काउंट कैवूर। और काउंट कैवूर किस तरह से पहले फ्रांस के साथ समझौता करता है इन दोनों क्षेत्रों को लेकर, और फ्रांस के जो शासक थे नेपोलियन को सार्डिनिया पिडमांट की राजकुमारी के साथ उसकी शादी करवा देता है। इस तरह से इसके साथ संबंध स्थापित करके ऑस्ट्रिया के खिलाफ इसका मदद लेता है और यह क्षेत्र अपने अधीन कर लेता है। उसके बाद वोटिंग के द्वारा किस तरह से इस क्षेत्र को मिला देता है और अपने दोनों क्षेत्र फ्रांस को दे देता है। उसके बाद विक्टर एमैनुअल द्वितीय किस तरह से सेना भेजकर ये पेपल्स जो स्टेट है उनको अपने कब्जे में कर लेता है। उसके बाद किस तरह से काउंट कैवूर गैरिबाल्डी के साथ मिलकर दक्षिणी इटली को अपने साथ मिला लेता है। और उसके बाद विक्टर एमैनुअल किस तरह से प्रशा के साथ जाकर ऑस्ट्रिया के खिलाफ अपनी रणनीति को अपनाता है और वेनेशिया को अपने अधीन कर लेता है। और जब प्रशा और फ्रांस का युद्ध होता है तो फ्रांस अपनी सेना यहाँ से हटाकर प्रशा के खिलाफ यूज करता है और फ्रांस खाली हो जाता है। और विक्टर एमैनुअल द्वितीय इसका फायदा उठाता है और यहाँ सेना भेजकर रोम को भी अपने अधीन कर लेता है। तो इस तरह से जो अलग अलग क्षेत्र अलग अलग राज्यों के या स्टेट के या देश के अधीन थे, तो इन लोगों ने एक अच्छी प्रक्रिया अपनाकर इस इटली को एकीकृत कर दिया जाता है। और बाद में देखिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो इटली काफ़ी पावरफुल कंट्री के रूप में निकल कर आता है। हालांकि देखिए जब किसी देश का गठन होता है, अब समस्याएं क्या थी इन लोगों के सामने? समस्या ये थी क्षेत्र किसी न किसी के अधीन रहे हैं, तो इनकी हो सकता थोड़ी सी कल्चर को लेकर, भाषा को लेकर प्रॉब्लम थी, रोजगार को लेकर प्रॉब्लम थी। तो ये तो भारत के साथ भी हुआ था ना, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत पाकिस्तान अलग अलग हुए। तो ये इस तरह की समस्याएं हर देश के सामने आती है, अर्थव्यवस्था को लेकर, लोगों को रोजगार को लेकर, उनकी भाषा को लेकर, उनकी संस्कृति को लेकर। तो इस तरह की समस्याएं थी जो धीरे धीरे इटली ने उन चीज़ों को संभाला और एक पावरफुल कंट्री के रूप में निकल कर आया। और बाद में किस तरह से 1914 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो वहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ इटली मिलकर किस तरह से ये देश प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भाग लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है। देखिए मैंने पूरा प्रयास किया है बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने इटली का एकीकरण लेकर आने का। अगर कहीं कमी रह गई है, कोई डेट मुझसे गलत बताई गई है, कोई नाम गलत बोला गया है, कई बार हो जाता है जहाँ से मैंने पढ़ा वहीं गलत लिखा हो या वहाँ ठीक हो मेरे से गलत बोल दिया गया हो, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ और आप अपने लेवल पर उस चीज़ को करेक्ट कर लीजिए। दूसरी बात, आपकी बुक के अंदर तो केवल थोड़ी सी चीज़ें दी गई हैं, मैंने इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है क्योंकि जैसा कि मैंने बोला है कि ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं काम आता है, उस हिसाब से मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आई होगी, क्योंकि जिस तरह से आपके व्यूज़ बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह से आप हमें मोटिवेट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी वो होगी ब्रिटेन का गठन। उम्मीद करता हूँ, कोशिश करूँगा इससे भी बेहतर तरीके से आपके सामने लेकर आएँ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।